मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नामजदगी का अमल जारी। मजमूई तौर पर 253 उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगी दुरुस्त पाए गए। दोनों रियासतों में पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर। 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। महकमा मौसमियात ने कहा, बहराए अरब से उठने वाले शदीद समुद्री तूफान तेज के आज शदीद तूफानी तूफान में तब्दील होने का है इम्कान। तेज का 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अलजेदा और ओमान के सलाला के दरमियान से गुजरने का है इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने फ़लस्तीन के मसले पर 2 रियासती हल पर दिया जोर। कहा, अमन सलामती को हरगिज़ नहीं किया जा सकता नज़रअंदाज। इसराइल को अपनी सलामती के लिए ज़रूरतों की तकमील, जबकि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत की तवक्कुआत का ख्वाब शर्मिंदा तामीर देखना चाहिए। इसराइल ने कहा, गजा पर होंगे हमले तेज। गजा के रिहायशियों से जनूबी इलाका छोड़ने की अपील। वहीं इंसानी इमदाद की दूसरी खेप आज गजा पहुंचने की है उम्मीद। और क्रिकेट आलमी कप में आज धर्मशाला में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों ने नहीं किया शिकस्त का सामना। गुज़श्ता रोज खेले गए मैचों में श्रीलंका ने हॉलैंड को, जबकि जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को दी शिकस्त। आज है महाअष्टमी। मुल्क भर के मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम। महाशक्ति के नारों से गूंजा पंडाल। सदर जमहूरिया ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात 2023 के तहत पहले मरहले के 20 असेंबली हलकों में आज कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद कल 253 उम्मीदवारों के पर्चे दुरुस्त पाए गए हैं। काबिल जिक्र है कि पहले मरहले में नामजदगी के आखिरी दिन 20 अक्टूबर तक कुल 294 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी दाखिल किए थे। असेंबली इंतखाबात 2023 के तहत पहले मरहले में एंटागढ़ में 14 और भानु प्रतापपुर में 15, कांकेर में 10, कैशकल में 10, कोंडागांव में 10, नारायणपुर में 9, बस्तर में 8, जगदलपुर में 13 और चित्रकूट में 7 असेंबली हल्के वगैरह हैं। दांतेवाड़ा में 7, बीजापुर में 10 और कोंटा में 9 उम्मीदवारों के पर्चे दुरुस्त पाए गए हैं। इसी तरह खैरगढ़ में 11, डोंगरगढ़ में 13, राजनांदगांव में 35, डोंगरगांव में 15, खोजी में 10, मोहला मानपुर में 10, कावारधा में 21 और पांडारिया में 16 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए हैं। असेंबली इलेक्शन 2023 के तहत पहले मरहले के असेंबली हलकों के लिए नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है। पहले मरहले के लिए वोटिंग की तारीख 7 नवंबर और गिनती की तारीख 3 दिसंबर है। कांग्रेस ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए हफ्ते को 33 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस की पहली फहरिस्त में सचिन पायलट, देविया मदरना, गोविंद सिंह दोतासारा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, ममता भूपेश और अशोक चांदाना के नाम वगैरह शामिल हैं। वजीर आला अशोक गहलोत सरदारपुरा से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं सचिन पायलट टोंक से, ममता भूपेश सकराई से और देविया मदरना को ओसिया से मैदान में उतारा गया है। पहली फहरिस्त में सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, जिनके नाम पर शुबह का इम्कान था। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने 83 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी ने झलरापट्टन से साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया, अम्बेर से बीजेपी के साबिक रियासती सदर सतीश पूनिया, तारानगर से राजेंद्र राठौर और नागौर से ज्योति मर्दना को मैदान में उतारा है।
और बीजेपी ने मध्य प्रदेश इंतखाबात के लिए 92 उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी कर दी है। इस बार बीजेपी ने साबिक वजीर माया सिंह और मौजूदा वजीर उषा ठाकुर को टिकट दिया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के एमएलए बेटे आकाश विजयवर्गीय को इंदौर 3 असेंबली सीट से टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने 5 फहरिस्तें जारी की हैं और रियासत की 230 असेंबली सीटों में से 228 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली फहरिस्त में पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इसके बाद दूसरी फहरिस्त में 39, तीसरी फहरिस्त में 1 और फिर चौथी फहरिस्त में 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। अब 92 सीटों पर नाम सामने आने के बाद कुल 228 सीटों के लिए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। राजस्थान में बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी फहरिस्त जारी की है और वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ जैसे तजुर्बेकारों को मैदान में उतारा है। जबकि तवील इंतजार के बाद कांग्रेस ने भी 33 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में दशहरे की धूम है। बिहार में पटना के गांधी मैदान में विजयदशमी के मौके पर रावण का 70 फीट, कुंभकर्ण का 65 फीट और मेघनाथ का 60 फीट का पुतला बनाया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर रावण को नजर आतिश किया जाएगा। शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और दुर्गा की 8वीं शक्ल महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। इस दिन कन्या पूजा भी की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मां महागौरी की पूजा की गई। महाअष्टमी के दिन कालकाजी मंदिर में सुबह की आरती की गई। अजीम समाजी मुस्लिम मुतहरिक मुकर्रर सन्यासी और वेदांत स्वामी राम तीरथ का आज शौम पैदाइश है। स्वामी जी 1873 में गैर मुनक़सिम भारत के सूबा पंजाब के ज़िला गुजरावाला में पैदा हुए। उनका असली नाम तीर्थ राम था। स्वामी विवेकानंद के साथ मुलाकात ने मजहबी उलूम में उनकी दिलचस्पी और वेदांत के नज़रिए को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश को मज़ीद तक़वियत पहुँचाई। 1902 में उन्होंने 2 साल तक अमरीकियों को हिंदुत्व के बारे में समझाया। ज़ात पात मजहब और नाख्वानदगी में फंसे समाज को उनसे बहुत तरकीब मिली। 17 अक्टूबर 1906 को दिवाली के दिन हिमालय के इलाके में गंगा के किनारे नहाते वक्त डूबने से उनका इंतकाल हो गया था। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल के हाथों भारत टेक्स 2024 एक्सपो का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया गया। इस मौके पर सख्तूरी सिल्क की वेबसाइट का भी इफ्तिताह किया गया। काबिल जिक्र है कि 26 से 29 फरवरी 2024 तक एक्सपो चलेगी, जिसमें तकरीबन 40 ममालिक के 40,000 मंदुबीन और 3500 नुमाइशकार हिस्सा लेंगे। इस दौरान सेमिनार और इजलास, तालीमी इजलास, गोल मेज कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद होगा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के टेक्सटाइल सनत के पास बेपनाह इम्कानात हैं और इसे बैनुल-अक़वामी शिनाख्त देने के लिए भारतीय हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। Our weavers will get an international global platform also through smart collaborations, and this is a globalized world where international engagement is going to determine the success, the future success of India. After all, that is the reason we are also going out to make agreements to increase our relationships with the rest of the world. But the rest of the world also sees India as the emerging strength, as the future. महकमा मौसमियात ने कहा है कि बहराए अरब से उभरने वाला समुद्री तूफान तेज का शदीद गर्दाबी तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। एक्स पर महकमा मौसमियात की मालूमात के मुताबिक ये आज के बाद अगले 24 घंटों में एक इंतहाई शदीद गर्दाबी तूफान में तब्दील हो जाएगा। इम्कान है कि 25 अक्टूबर की सुबह तक यमन में अलक़ीदा और ओमान में
सलाला के दरमियान से गुजरेगा। दूसरी जानिब भारतीय कोस्ट गार्ड ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साहिल पर काम करने वाले माहीगीरों को बंदरगाह पर वापस जाने का मशवरा दिया है। चेन्नई में मुकीम इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट ने आंध्र और तमिलनाडु के साहिल के करीब पानी में कई जहाज तैनात किए हैं ताकि माहीगीरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और जानो माल के नुकसान को भी रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है और वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर जैसे तजुर्बेकारों को मैदान में उतारा है। जबकि तवील इंतजार के बाद कांग्रेस ने भी 33 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आइए इस पर तफसील से ये रिपोर्ट देखते हैं। अगरचे उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करना पार्टी के लिए एक आम अमल का हिस्सा है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को फहरिस्त जारी करने में पसीने छूट गए और अब सिर्फ पहली फहरिस्त जारी की गई है। अंदरूनी कशमकश की वजह से फैसला न होने की वजह से कांग्रेस ने हफ्ते को राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए 33 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस की पहली फहरिस्त में सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, ममता भूपेश और अशोक चंदाना के नाम भी शामिल हैं। वजीर आला अशोक गहलोत सरदारपुरा से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं सचिन पायलट को टोंक से टिकट दिया गया है। ममता भूपेश को सिकरई से और दिव्या मदरेना को ओसिया से मैदान में उतारा गया है। पहली फहरिस्त में सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, जिनके नाम को लेकर खदशात पैदा हो रहे थे। वहीं दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने 83 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी फहरिस्त जारी की। बीजेपी ने झालरापाटन से साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया, अम्बेर से बीजेपी के साबिक सदर सतीश पूनिया, तारानगर से राजेंद्र राठौर और नागौर से ज्योति मर्धा को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश इंतखाबात के लिए 92 उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी कर दी है। इस बार बीजेपी ने साबिक वजीर माया सिंह और मौजूदा वजीर उषा ठाकुर को टिकट दिया है। वहीं इंदौर 3 असेंबली सीट से कैलाश विजयवर्गीय के एमएलए बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने 5 फहरिस्तें जारी की हैं और रियासत की 230 असेंबली सीटों में से 228 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पहली फहरिस्त में पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इसके बाद दूसरी फहरिस्त में 39, तीसरी फहरिस्त में 1 और फिर चौथी फहरिस्त में 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अब 92 सीटों पर नाम सामने आने के बाद कुल 228 सीटों के लिए उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। पार्टियों ने बहुत गौर फिक्र और सियासी मसावात को मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवारों का इंतखाब किया है, लेकिन अब 3 दिसंबर को ही वाज़ेह हो जाएगा कि अवाम इख्तिदार किसके हवाले करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आज अशफाकुल्लाह खान का यौम पैदाइश है। मादरे वतन के बहादुर फर्जंद और अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान 1900 में शाहजहांपुर ज़िले में पैदा हुए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी। अपने साथियों के साथ उन्होंने मिलकर 1924 में आज़ादी के हुसूल के लिए मुसल्लह इनकलाब बर्पा किया, जिसके लिए उन्हें इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम कायम की। बाद में उन्हें काकोरी ट्रेन वाक़े में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और सज़ाए मौत सुनाई गई। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जेल में फांसी दी गई। सिर्फ 27 साल की उम्र में बहादुर मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान ने मुल्क की आज़ादी के लिए खुशी खुशी अपनी जान का नजराना पेश किया। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की सुर्खी है, गगनयान मिशन के पहले मरहले की परवाज़ का कामयाब तजुर्बा किया गया है। और साथ ही आपको यहाँ ये बता दें कि इसरो ने अपने इंतहाई अहमियत के हामिल मिशन गगनयान के पहले मरहले की परवाज़ पर कामयाबी के साथ बेहद खुशी का भी एहसास किया है और मज़ीद आगे बढ़ने की उम्मीदें भी जताई हैं।
और इसी अखबार की अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। गजा तक इमदाद की तरसील का अमल शुरू हो गया है और रफ़े क्रॉसिंग से 20 ट्रक गजा में दाखिल हो चुके हैं। 3000 टन इमदादी सामान लेकर 200 ट्रक सरहद पर मुंतज़िर बताए जा रहे हैं। और साथ ही कतर की साज़िश के बाद हमास ने 2 अमरीकी शहरियों को भी रिहा कर दिया है, ऐसा रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का कहना है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी इसी अखबार से हमने ली है। छत्तीसगढ़ के पहले मरहले के लिए 294 उम्मीदवारों ने दाखिल कर दिए हैं अपने कागजात नामजदगी। और साथ में आपको हम यहाँ ये भी बताते चलें कि ये छत्तीसगढ़ के लिए है और साथ में दूसरे मरहले के इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की नाज़रीन ये सुर्खी है, एक अच्छी खबर है कि आईआईटी और टाटा इंस्टीट्यूट ने ब्लड कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया है और 2 ट्रायल का उन्होंने दावा भी किया है। यानी कि बहुत जल्द ये कहा जा सकता है कि ब्लड कैंसर का जो इलाज है वो आम लोगों तक भी पहुँचाया जाएगा और आईआईटी और टाटा इंस्टीट्यूट की ये एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। इसकी अगली सुर्खी में है कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में डांडिया फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है और वहां लुत्फानंदोज होने के लिए कुनबों के साथ आने की अपील की गई है। जी हाँ, इस वक्त नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और ऐसे में डांडिया फेस्टिवल मनाया जाता है। माँ की जो एक पूजा की जाती है और साथ ही साथ अकीदत का इजहार किया जाता है डांडिया के जरिए। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल के गजा के बाशिंदगान के लिए इंसानी इमदाद की अपील है और अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने गजा में इमदाद की रसाई ना होने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की नाज़रीन ये सुर्खी है, आपको बता दें कि राजनाथ ने मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का इफ्तिताह किया है और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हफ्ते के दिन यहाँ पर यानी कि इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया और अपना जो हेरिटेज है, जो हमारी संस्कृति है, जो तहजीब है, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसको फ़रोग़ के लिए काफ़ी उन्होंने अच्छे पॉइंट्स पर बात की है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद पहली बार इमदादी साजो सामान ने जाने वाले 20 ट्रक गजा में दाखिल हुए हैं। ये ट्रक मिस्र से रफ़ा सरहद के ज़रिए गजा में दाखिल हुए। जंग के दौरान इस इलाके को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से गजा को इंतहाई ज़रूरी इमदादी साजो सामान पहुंचाने में ताख़ीर हुई है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि वो मिस्र और फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ मुश्तरका तौर पर गजा के अस्पतालों को तिब्बी साजो सामान की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं का एक सरबराह इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें इसराइल और हमास के तनाज़े से निमटने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। ये कॉन्फ्रेंस इसराइल के ज़मीनी हमलों को रोकने के लिए बग़ैर किसी इत्तफ़ाक़ राय के ख़त्म हुआ। इजलास के बाद कोई मुश्तरका बयान जारी नहीं किया गया है। मिस्री हुकूमत ने तनाज़े को रोकने और इसे मुस्तक़िल तौर पर ख़त्म न करने पर आलमी बिरादरी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़े पर फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसराइली फ़ौज ने गजा को बुरी तरह तबाह कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने अपने हमले के अगले मरहले में बुनियादी तब्दीलियों का इशारा दिया है। फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि जंग का अगला मरहला तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। गजा के रिहायशियों को जनूबी इलाका छोड़ने के लिए एक बार फिर कहा गया है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन ने हमास के हमलों के हवाले से दुनिया भर से इसराइल की हिमायत की उम्मीद जाहिर की है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा और 22 ममालिक के सफ़ीरों ने हमास के हाथों अग़वा किए गए अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यरग़माल बनाए गए रिहाई इसराइल की अवलीन तरजीह हैं और इंसानी इमदाद की दूसरी खेप आज गजा पहुंचने की तवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इमदादी साजो सामान के कम अज़ कम 100 ट्रक गजा को फौरी तौर पर ज़रूरी पहुंचाने की ज़रूरत है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम अमन व इस्तेहकाम को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल को अपनी सलामती के तय तकमील ज़रूरी है, जबकि फ़लस्तीनियों को भी एक आज़ाद रियासत का ख्वाब देखने का पूरा हक हासिल है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े का आज 16वां दिन है। हमारे नुमाइंदे अमृतपाल सिंह आपको मैदान जंग से पल पल की खबरें भी पहुंचा रहे हैं। अब तक जारी तसादुम में क्या क्या हुआ, नाजरीन, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे अमृतपाल सिंह की पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। इसराइल और हमास में चल रही जंग का आज 16वां दिन है। इसराइल लगातार गाजा पट्टी में हवाई बॉम्बिंग करता रहा, आसमान से अपने लड़ाकू विमानों से बॉम्ब गिराता रहा और वहीं आर्टिलरी फायर भी करता रहा, गोले दागता रहा। गाजा में स्थिति लगातार खराब हो रही है। अब इस संकट में मरने वाले लोगों की संख्या करीब 4000 के पास पहुंच गई है। 14,000 लोग घायल हैं, जिसमें यूएन रिफ्यूजी जो वर्कर्स हैं करीब 17 बताए जा रहे हैं कि उनकी भी मौत हो गई है। वहीं कूटनीति भी चल रही है। कायरो में, मिस्र की राजधानी में, करीब 12 से 13 देशों के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो गैदर हुए। जॉर्डन के किंग थे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महमूद अब्बास थे, जेम्स क्लेवरली जो यूके के विदेश मंत्री हैं, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब के बड़े ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे और सब ने कुछ अरबी देशों ने इजराइल को कंडेम किया। वहीं वेस्टर्न देशों ने इजराइल के साथ अपनी सहानुभूति जताई और हमास को एक आतंकवादी संगठन कहा, पर उन्होंने सब ने ये कॉल्स दी कि ये संघर्ष विराम जल्द होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर और अलाउ करनी चाहिए। पर इजराइल इस मीटिंग का पार्ट नहीं था, तो हिस्सा नहीं था, तो इससे ये क्लियर है कि इस मीटिंग का इस जंग पर कोई खास असर नहीं होने वाला। वहीं शनिवार को पहली बार जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 20 ट्रक ह्यूमैनिटेरियन एड लेके अंदर गए। आशा यही है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड और आने वाले दिनों में अंदर जाएगी, पर जो सहमति बनी है वो 20 ट्रक्स की बनी है और अंदर जो एड चाहिए, लोगों को खाना चाहिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है कम से कम 100 ट्रक्स रोज के वहां चाहिए। पर जो भी हो 20 ट्रक्स से कम एक ग्लिमर ऑफ होप दिखी है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, यरूशलेम। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। आईसीसी एक रोजा आलमी कप के 21वें मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने तमाम 4 मैचों में जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है, जबकि न्यूजीलैंड बेहतर रन रेट की बुनियाद पर 4 मैचों में जीत के साथ सरेफहरिस्त है। अब तक दोनों टीमों के दरमियान कुल 116 वनडे खेले जा चुके हैं, जिनमें से न्यूजीलैंड ने 50 ओवर, भारत ने 58 मैच जीते हैं। इनके अलावा 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं एक मैच दोनों टीमों के दरमियान बराबरी पर रहा है, जबकि एक रोजा आलमी कप में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 5 मैच जीते और 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वर्ल्ड कप 2023 के 19वें मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 5 विकेट से शिकस्त दी। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हॉलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 262 रन बनाए। श्रीलंका ने 5 विकेट के नुकसान पर 263 रन बनाए और टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की। श्रीलंका ये वर्ल्ड कप जीतने वाली आखिरी टीम है। श्रीलंका से पहले बाकी 9 टीमें कम से कम एक मैच जीत चुकी हैं। साथ ही सुदेरा की निस्फ सेंचुरी ने श्रीलंका की जीत में अहम किरदार अदा किया है। वर्ल्ड कप के 20वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रन से शिकस्त दी है। दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने थीं। इंग्लैंड के कप्तान जूस बटलर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 50 ओवर में 7 विकेट पर 399 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 22 ओवर में सिर्फ 170 रन ही बना सकी। टूर्नामेंट में आलमी चैंपियन टीम की मुसलसल तीसरी शिकस्त है। ये जनूबी अफ्रीका को तीसरी जीत मिली है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से हेनरिक क्लासन ने सेंचुरी खेली।
पीवी सिंधु हफ्ते को सेमीफाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हारने के बाद डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ये मुकाबला 1 घंटा 13 मिनट तक चला है, जिसमें सिंधु को 18-21, 21-19 और 7-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। नाज़रीन फिलहाल इजाजत दें, आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।